पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसके बारे में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित ये कहते हैं कि इट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल, तो वहीं पर पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में ये राय रखते हैं कि इट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कब क्या हो जाए, कौन चेयरमैन बन जाए, किसको कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, कौन पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर बन जाए, कौन डोमेस्टिक क्रिकेट का चेयरमैन बन जाए, तो आप कभी भी इसके बारे में पेशन कोई नहीं कर सकते। और अब रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जिस तरह से पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर एक्टिविटीज हुई हैं, और सबसे बड़ी एक्टिविटी जो कप्तान बाबर आजम जिन्हें 15 नवंबर 2023 को पुरानी मैनेजमेंट जो ज़का अशरफ साहब की मैनेजमेंट थी उसकी तरफ से सैक करने का इंडिकेशन दी गई और उनको कहा गया कि हम आपको व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जो कप्तानी है उससे हटा रहे हैं, और आप अगर रेड बॉल फॉर्मेट की कप्तानी रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसकी कप्तानी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर वो बाबर आजम जिनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट की जो पुरानी मैनेजमेंट है उसने यहां तक मखसूस हाफियों के थ्रू प्रोपेगेंडा करवाया कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 मटीरियल, उसी बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 नवंबर 2023 के 138 दिन बाद दोबारा पाकिस्तान की व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी सौंप देता है। और फिर जो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान लड़ाई की, और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान नाराजगी की, या राशिद लतीफ साहब की जुबान में बात की जाए तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जो कुछ भी हुआ है इसमें बाबर आजम ने दोस्ती होने के बावजूद जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनसे बदला ले लिया है। तो अब एक नया शोशा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीब तरीन समझे जाने वाले जो साफी हैं उनकी जानिब से छोड़ा जा रहा है। और इस वक्त यह बात की जा रही है कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक नई पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करने का फैसला कर लिया है, और वो है वर्कलोड मैनेजमेंट या रोटेशन पॉलिसी। सो इस पॉलिसी के तहत जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड की सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, यानी कि एक मैच में शाहीन को खिलाया जाएगा तो दूसरे मैच में नसीम शाह को खिलाया जाएगा और दोनों का वर्कलोड जो है वो मैनेज किया जाएगा। तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए या रीअपॉइंट होने वाले जो कप्तान बाबर आजम है उनके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त ये सोच विचार चल रही है कि जो बाबर आजम है उनकी जगह रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए किसी और कप्तान के बारे में सोचा जाए और किसी और कप्तान को जो चांस है वो न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान दिया जाए। सो ये जो एक नई इस वक्त मार्केट के अंदर खबर इन हुई है इसके बारे में आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है। इसके अलावा क्या T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को कोई और लड़का जो है वो रिप्लेस कर सकता है एज अ कैप्टन, और अगर रिप्लेस कर सकता है तो वो मुमकिना नाम कौन से हैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर बाबर आजम को रिप्लेस नहीं भी करता तो फिर भी बाबर आजम का जो जानशीन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कौन होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान के कप्तान इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर उनकी गैर हाजिरी में टीम की कमान जो है वो किनको सौंपी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान तो अनाउंस किया है लेकिन वाइस कैप्टन कौन होगा इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं की। सो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं वो इस वक्त एक सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल ये है कि मोहम्मद हारिस जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बैट्समैन थे, और जिनकी कौमी टीम में आमद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो किस्मत है वो बदल गई थी, और फिर शायद इसी लड़के की जो परफॉर्मेंस है उसकी बिना पर पाकिस्तान जो है वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। तो उसको न्यूजीलैंड की जो सेकंड स्ट्रेंथ या थर्ड स्ट्रेंथ टीम है उसके खिलाफ चांस क्यों नहीं दिया गया, और इस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद हारिस। और कुछ जो रिसेंट टाइम्स के अंदर एक्टिविटीज हुई हैं मोहम्मद हारिस को लेकर, तो क्या मोहम्मद हारिस भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि अगर आप मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं चलेंगे तो मैं रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। सो ये रिटायरमेंट की खबर क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट के अक्सर फैंस को पसंद नहीं है, और बेशतर क्रिकेट फैंस जो हैं वो इस नाम को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। अब चूंकि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उस स्क्वाड में इस खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं है, और मुझे हैरानगी हुई
जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। सो इसकी जो आवाज है वो मैंने बनने का फैसला किया, और मैं क्या आवाज बनूंगा बल्कि इसके स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और आपको भी पता चले कि क्या इस खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुसलसल नाइंसाफी कर रहा है, चाहे वो पुरानी मैनेजमेंट हो या चाहे नई मैनेजमेंट, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जनाब दो बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो बाबर आजम न्यूजीलैंड की सीरीज में अपने नाम कर सकते हैं, एक बतौर कप्तान और एक बतौर बैट्समैन। वो रिकॉर्ड क्या है ये भी शेयर करूंगा। इसके अलावा विराट कोहली, इससे मैंने आगाज करना है, और विराट कोहली से आगाज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विराट कोहली इस वक्त आईपीएल सीजन 17 के अंदर तबाही मचा रहे हैं। हालांकि उनकी टीम जो है वो उस तरह से जीत नहीं पा रही, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर जज किया जाए तो विराट कोहली इज अगेन लाइटनिंग द आईपीएल 17। बट जो विराट कोहली के हवाले से ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद एक डिबेट चल रही थी, वो ये थी कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो इंडियन स्क्वाड होगा उसका हिस्सा होंगे या नहीं। और भारत के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो विराट कोहली के हवाले से इस खदशे का या इस खबर का जो रिपोर्टिंग है वो कर चुके हैं कि विराट कोहली मे नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडियन स्क्वाड, और यहां तक कहा गया कि 70 से 80% चांस हैं कि विराट कोहली रेस्ट करेंगे। और उसके पीछे कहानी यह बताई गई कि विराट कोहली एंकर रोल प्ले करते हैं। विराट कोहली का जो रोल है वो रोहित शर्मा की किताब के अंदर नहीं है, और रोहित शर्मा का चूंकि ये लास्ट सीजन हो सकता है व्हाइट बॉल फॉर्मेट का, सो इसलिए वो चाहते हैं कि भारतीय टीम को वो चैंपियन जो है वो बनवा कर जाएं, और इसीलिए वो अपनी डिमांड्स के साथ जो टीम है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन अब जो भारत के चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर, जिनके ऊपर एशिया कप 2023 की जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम सेलेक्ट की थी तो ये इल्जाम लगा था कि इन्होंने इंडिया की नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो सिलेक्ट किया, क्योंकि एशिया कप 2023 और बाद में वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में 5 के करीब ऐसे लड़के थे जो मुंबई इंडियंस जो आईपीएल की एक फ्रेंचाइज है उसके खिलाड़ी थे। और अब इन्होंने विराट कोहली के हवाले से बोला है, और विराट कोहली ने जो स्टेटमेंट हर्षा भोगले को दी थी जब उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली थी किंग्स पंजाब के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था मुझे पता है आजकल मेरा नाम जो है वो ज्यादातर पॉपुलैरिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, और वो इंडिकेट कर रहा था जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हैं उसके लिए कहा गया कि विराट कोहली एक बड़ा नाम है, और विराट कोहली चूंकि क्रिकेट खेलते हैं इसलिए क्रिकेट को ओलंपिक्स का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच शेड्यूल किया गया है, उसके पीछे भी कुछ लोगों का यह ख्याल है कि विराट कोहली इज द मेन फैक्टर। सो विराट कोहली फिर वहां पर बोले थे, और अब अजीत अगरकर ने जो स्टेटमेंट दी है वो क्लियरली इंडिकेट तो नहीं कर रहा कि विराट कोहली इंडियन टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, लेकिन वो जो 70-80% साफी कह रहे थे कि विराट कोहली मे नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडियन स्क्वाड, अब उन्होंने अजीत अगरकर की जो स्टेटमेंट है उसको देखकर यह कहना शुरू कर दिया कि विराट कोहली मे बी द पार्ट ऑफ इंडियन T20 स्क्वाड। और जिस तरह की कंडीशंस हैं सुपर 8 राउंड में अगर भारत क्वालिफाई करेगा तो उन्होंने जो मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज के अंदर खेलने हैं, और वेस्ट इंडीज के अंदर एंकर रोल प्ले करने वाला जो खिलाड़ी है वो की रोल प्ले करता है ट्रॉफी जीतने में। सो इसलिए विराट कोहली जो है उनकी T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर वापसी होने जा रही है, और 9 जून को जो भारत मैच खेला जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर, उसके अंदर भी विराट कोहली जो है वो इंडियन स्क्वाड का हिस्सा होंगे, इंडियन टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और विराट कोहली ऑलवेज परफॉर्म अगेंस्ट पाकिस्तान। सो मे बी अगेन दिस टाइम विराट कोहली परफॉर्म्स अगेंस्ट पाकिस्तान, और मुकाबला देखने वाला होगा। एक साइड पे मोहम्मद आमिर होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में विराट कोहली की डंडियां उड़ा चुके हैं और रोहित शर्मा को घर भेज चुके हैं। सो अब दोनों एक दूसरे को बड़ा हाई रेट करते हैं। सो दोनों जो एक बॉलिंग का किंग और एक बैटिंग का किंग किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ रन्स करते हैं, ये जो बात है वो नोट करने वाली होगी। इसके बाद बाबर आजम के रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए, बाबर आजम बतौर बैट्समैन इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ 755 रन बना चुके हैं। 20 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बैटिंग की है, और एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन T20 क्रिकेट के अंदर बनाने का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के पास है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 794 रन जो है वो स्कोर कर रखे हैं 21 इनिंग्स के अंदर। और अब अगर जो 21वीं इनिंग बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, जो 18 अप्रैल को पहला मैच खेला जाएगा, उसमें अगर बाबर आजम 40+ रन कर जाते हैं
तो फिर जनाब जो ज्वाइंट फास्टेस्ट या ज्वाइंट हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट टीम, वो रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम के पास चला जाएगा। और अगर वो 40 कर जाते हैं तो सबसे ज्यादा करने का किसी टीम के खिलाफ, और जो सबसे कम इनिंग्स वो विराट कोहली की भी 21 है, और जो बाबर आजम हैं उनकी भी 21 ही समझी जाएंगी। इसके बाद एक रिकॉर्ड जो कप्तानी में है, क्योंकि बाबर आजम के कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल किए जाते हैं। सो भारत के जो सबसे कामयाब तरीन कप्तान हैं, जिन्होंने 3 ट्रॉफीज जो हैं वो भारत को जितवाई हैं, वो है MS धोनी, जिन्होंने 72 T20 मैचेस के अंदर 41 विक्ट्रीज जो हैं वो भारत को दिलाई थी। इसके बाद इयन मॉर्गन का नाम आता है, जिन्होंने 72 मैचेस के अंदर 42 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड को जितवाए हैं, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 71 मैचेस के अंदर 42 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को जितवा रखे हैं। सो ये जो 5 मैचेस की सीरीज, अगर तो इसके पांचों के पांचों मैचेस में कप्तानी बाबर आजम करते हैं, और इन 5 में से जो बाबर आजम हैं वो कम से कम 4 मैच या 3 मैच जीत जाते हैं, तो देन सबसे ज्यादा T20 मैचेस की विन एज अ कैप्टन बाबर आजम के खाते में चली जाएगी। और इनसे ऊपर जो 2 नाम हैं उनमें एक असगर अफगान का है, जो अफगानिस्तान के कप्तान थे, और इनकी ज्यादातर जो फतवात हैं वो एसोसिएट टीम्स के खिलाफ हैं, जबकि असगर अफगान से भी ऊपर जो नाम है वो युगांडा के कप्तान ब्रायन मसाबा का है, जिन्होंने 56 मैचेस के अंदर 44 मैचेस जो हैं वो युगांडा को जितवाए हुए हैं। और ये दोनों चूंकि जो बाबर आजम के ऊपर नाम है ये एसोसिएट है। सो अगर अभी बाबर आजम इस सीरीज के अंदर 3 मैच मजीद जीत जाता है तो 45 विन्स के साथ बाबर आजम एसोसिएट प्लस जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें भी सबसे ज्यादा कामयाब तरीन T20 क्रिकेट के कप्तान बन जाएंगे। सो ये 2 रिकॉर्ड जो हैं वो इस वक्त बाबर आजम का जो टारगेट है उसके ऊपर सेट हो चुके हैं। अब आते हैं जो बाबर आजम कि मुतबादल कप्तान या वाइस कैप्टन को लेकर डिस्कशन हो रही है, बल्कि उससे भी पहले मोहम्मद हारिस को डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस के बारे में बात की जा रही है। मोहम्मद हारिस एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन मोहम्मद हारिस के साथ रीसेंट पास्ट के अंदर ज्यादतियां की गई हैं, क्योंकि इनको पहले जब पाकिस्तान जनवरी के अंदर न्यूजीलैंड खेलने गया था तो तब रेस्ट के नाम पर टीम के अंदर जगह नहीं मिली थी। बाद में ये BPL खेलने के लिए गए तो ये ढाका पहुंच गए, लेकिन इनको NOC जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी नहीं किया गया, और ये कहा गया कि इन्होंने 2 से ज्यादा लीग्स जो हैं वो खेल ली हुई हैं, जो टाइम लिमिट सेट की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। लेकिन फिर हमने IL T20 के अंदर देखा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो पहले 2 से ज्यादा लीग्स खेल रहे थे उनको तीसरी लीग के लिए जो NOC है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया था। इसके बाद PSL सीजन 9 मोहम्मद हारिस का उस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बड़ा बेहतरीन नहीं गया, और अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम सेलेक्ट की है इसको जायजा लिया जाए, इसको ओवरलुक किया जाए, तो फिर इस टीम के अंदर जो ओपनिंग स्लॉट या जो नंबर 3 स्लॉट है उसके लिए पाकिस्तान के पास मुतअद्दिद बैट्समैन हैं। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट नहीं किया, और मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और रिटायरमेंट जैसा कोई डिसीजन जो है वो मोहम्मद हारिस को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पेजेस जो हैं उनके ऊपर ये चल रहा है कि जिस तरह से ज्यादती मोहम्मद हारिस के साथ की गई है तो मोहम्मद हारिस को भी अब जो रिटायरमेंट वाला ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस की अभी बहुत एज पड़ी हुई है और उनको आगे लंबी अपॉर्चुनिटीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने की मिल सकती हैं। लेकिन जिस खिलाड़ी के साथ मेरी नजर में सबसे बड़ी ज्यादती हुई है वो है वसीम जूनियर। अब कुछ लोग शायद कमेंट सेक्शन के अंदर नाराज भी हो जाएं कि वसीम जूनियर के साथ कैसे जाती हुई है, लेकिन अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2022 जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला था उसके स्टैट्स निकाल कर देखें तो पहला मैच मोहम्मद वसीम जूनियर को खेलने को नहीं मिला था जो अगेंस्ट इंडिया था। उसमें पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गया था, और फिर पाकिस्तान ने अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में चौथे फास्ट बॉलर को जब पहले मैच के अंदर मिस किया तो दूसरे मैच से इनको इंक्लूड पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कर लिया, और 6 मैचेस खेलकर इन्होंने 8 विकेटें इस वर्ल्ड कप में ली थी। 17 जनाब इन्होंने टोटल ओवर किए थे जो लेस देन 3 ओवर्स पर मैच बनते हैं, क्योंकि अगर ये हर मैच के अंदर 3 ओवर भी करते तो फिर भी जो लिमिट 18 ओवर्स थे वो इन्होंने करने थे, लेकिन इनको अंडर यूटिलाइज किया गया। और इसके अलावा 124 रन इन्होंने
उन्होंने 17 ओवर्स के अंदर दिए। 15.50 इनकी एवरेज थी, 7.29 इनका इकॉनमी रेट था और 12.7 इनका स्ट्राइक रेट था। अब पाकिस्तान के जो सबसे खतरनाक बॉलर T20 वर्ल्ड कप 2022 के थे, उसमें नंबर 1 शाहीन थे, नंबर 2 शादाब खान थे और नंबर 3 के ऊपर वसीम जूनियर थे। लेकिन वसीम जूनियर का जो स्ट्राइक रेट था वो नंबर 1 शाहीन और नंबर 2 शादाब से भी बेहतरीन था। और रिसेंट टाइम्स के अंदर भी देखा जाए, पाकिस्तान क्रिकेट को जब भी किसी बॉलर की जरूरत पड़ी है, कंडीशंस को जहन में रखकर, तो पाकिस्तान ने इस लड़के को मैदान के अंदर उतारा है। और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी जब पाकिस्तान के बॉलर्स को फैंटी लग रही थी और जब इसको टीम के अंदर इंक्लूड करना शुरू किया, तो पाकिस्तान टीम जो है वो बैक एंड ट्रैक आई थी और पाकिस्तान को जीतें जो हैं वो मिली थी। सो मेरी नजर में पाकिस्तान का ये जो सिल्की बॉय है, इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन फिर एक लॉजिक जो मैंने समझने की कोशिश की, उसमें यह चीज सामने आई कि जो वसीम जूनियर है उनकी भी टीम के अंदर जगह इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि अगर इनको ऑलराउंडर के तौर पर देखा जाए तो इनके मुकाबले पर इस वक्त अब्बास अफरीदी टीम के अंदर आ चुके हैं। और अब्बास अफरीदी में जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में सीरीज खेली थी, उसमें डेब्यू किया था और वहां पर अच्छा डेब्यू उनका साबित हुआ था। और वसीम जूनियर का जो T20 क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट है वो 124 का है। सो ये ना प्रॉपर बैट्समैन है और बॉलर ये बहुत बेहतरीन है मेरी नजर में। सो पाकिस्तान क्रिकेट को इस लड़के को भी बैक करने की जरूरत थी। और अगेन प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की जो रिटायरमेंट वापसी हुई है ना, उसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए जहां खुशियां हैं, वहां पर कुछ सवालात भी अधूरे छूट चुके हैं। वो खिलाड़ी जो लंबे अरसे से या पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के सर्किट के अंदर इन थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे, अब अचानक से इन दोनों की वापसी के बाद उनकी जो जगह है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एंड होती हुई नजर आ रही है। और फिर जिस तरह की कंडीशंस है, वहां पर पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। और मोहम्मद आसिफ जो एक बड़े तगड़े बॉलर थे, उन्होंने तो ये तक बात किया कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स के साथ भी मैदान जो है उसमें उतर सकता है। अब आते हैं बाबर आजम, और बाबर आजम से भी पहले मोहम्मद हफीज ने एक ट्वीट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम या क्रिकेट बोर्ड के लिए एक कोडेड मैसेज जो है वो मोहम्मद हफीज ने दिया, जिसमें रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट था। अब क्यों ये डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात की, इसके पीछे लॉजिक जो है वो इस वक्त ये बयान की जा रही है कि चूंकि मोहम्मद हफीज जब डायरेक्टर बने थे, इन्होंने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ कांटेक्ट किया था। इनको कहा था कि आप अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें। और बल्कि उस वक्त तो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट नहीं ली हुई थी और अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए शो करें और डोमेस्टिक खेलें, वहां पे परफॉर्म करें, आपको टीम के अंदर स्लॉट मिल जाएगी। लेकिन चूंकि दोनों खिलाड़ियों ने उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं दी थी, तो अब जिस तरह से ये स्लॉट इन किए गए हैं उसको लेकर मोहम्मद हफीज जो है वो नाराज हुए और उन्होंने फिर लिखा कि रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट। अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं, बाबर आजम के मुतबादिल के तौर पर इस वक्त 2 नाम लिए जा रहे हैं। और इसके पीछे की कहानी यह है कि चूंकि वर्ल्ड कप के दौरान या जो आम बायलैटरल सीरीज है उसमें अगर कोई कप्तान इंजर्ड हो जाए तो फिर उसका मुतबादिल कप्तान तो पाकिस्तान के पास मौजूद होना चाहिए। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि रोटेशन पॉलिसी फिर बाबर आजम पे भी अप्लाई करें और किसी नए कप्तान को जांचा जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को रोटेशन पॉलिसी कैप्टेंसी जो है उसको लेकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैप्टेंसी को लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह का कल्चर है या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जिस तरह से किसी खिलाड़ी को सर पे बिठाते हैं और फिर जमीन पर पटक देते हैं, तो उसके लिए अगर आप किसी और को कप्तान मिलता है जिसमें मोहम्मद रिजवान या शादाब खान का नाम लिया जा रहा है, तो फिर होगा ये कि अगर पाकिस्तान पहला मैच बाबर आजम की क़यादत में हारता है और आप वर्कलोड मैनेजमेंट या रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए बाबर आजम को बेंच पे बिठाते हैं, आप रिजवान या शादाब को कप्तानी देते हैं और इन दोनों की कप्तानी में पाकिस्तान टीम जो है वो जीत जाती है, तो देन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस क्या डिमांड करेंगे कि बाबर को हटाओ, रिजवान या शादाब को कप्तान बनाओ। सो अगर रिजवान को कप्तान बना देते हैं फिर पाकिस्तान के लिए मजीद जो परेशानियां वो बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ क्रिकेट पंडित जो हैं उनके मुताबिक बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान अब जो पाकिस्तान का नया क्रिकेट टीम की 15 मेंबर स्क्वाड बन रहा है या जो प्लेइंग 11 बन रही है, उसमें दोनों एक ही मैच के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर स्लॉट इन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वो विकेट कीपर थे और पाकिस्तान के पास कोई दूसरा तगड़ा विकेट कीपर नहीं था। आजम खान थे लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उस्मान खान की जो इंक्लूजन हुई है पाकिस्तान टीम के अंदर, सो पाकिस्तान को एक विकेट कीपर भी बैकअप के तौर पर मिल चुका है। सो इसलिए पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान जो है उनको रेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर
जो पॉलिसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो की थी उसको फॉलो करना चाहिए। अभी कप्तान अनाउंस ना करें, बल्कि जो कैप्टेंसी मटेरियल हैं उनको एक पूल ऑफ प्लेयर्स के नाम के अम्ब्रेला के अंडर जो है वो इकट्ठा करें, जिनको कैप्टेंसी मटेरियल का नाम दिया जाए, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया का कोई वाइस कैप्टन नहीं था और उनका पूल ऑफ कैप्टन था जिसमें मिचेल मार्श थे, एलेक्स कैरी थे, और जॉश हाजलवुड थे और स्टीवन स्मिथ। ये चार नाम इनके वाइस कैप्टन के तौर पर सामने थे। सो पाकिस्तान को इसी तरह से चार नामों के साथ जाना चाहिए ताकि ये जो वाइस कप्तानी को लेकर जो जंग होती है कि जनाब ये वाइस कप्तान बना है तो अगली दफा ये कप्तान बन जाएगा, तो इस तरह से ये जो जंग है ये खत्म हो और पाकिस्तान क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस कर सके। और अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर चाहे 2009 वाला मॉडल फॉलो कर लें या 1992 का वर्ल्ड कप का मॉडल फॉलो कर लें, इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान जीत सकता है, वरना पाकिस्तान के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।